बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करें अपना चैप्टर 15 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के अगर लफ्ज़ी मतलब देखे जाएँ तो इसका मतलब होता है टू गिव राइज समथिंग, किसी भी चीज़ को उभारना या तरगीब दिलाना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मुराद ये है कि कोई मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब भी कोई किसी कंडक्टर के में से जब करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इट मींस के कांस्टेंट करंट की वजह से उसकी सराउंडिंग में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है, जिसकी इंडिकेशन हमें मिली थी मैग्नेटिक कॉम्पास है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन में सेट हो जाती हैं। ये वो चीज़ थी जो कि ओर्स्टेड ने डिस्कवर की थी। तो इसी चीज़ पे देखते हुए लॉ ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंगली, हमारी नेचर में लॉ ऑफ सिमेट्री हर जगह मौजूद है और तकरीबन हर फिनोमिना में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो लॉ ऑफ सिमेट्री ये है कि हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, या फिर हम इसको फॉर्मल इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो फॉर्मल डेफिनेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है वो ये है, द इफेक्ट इज़ एट लीस्ट एज सिमेट्रिक एज द कॉज। यानी कि अगर कोई फिनोमिना किसी फिनोमिना का कोई कॉज है जिसकी वजह से हम उसका इफेक्ट देखते हैं, तो इसका कन्वर्स पॉसिबल है। उसका कन्वर्स से मुराद है कि अगर हम इस चीज़ को रिवर्स कर दें, उसके इफेक्ट को कॉज बना लें, तो उसका कॉज इफेक्ट बन जाता है। अगर यही असूल हम अप्लाई करें अपने इस एक्सपेरिमेंट में तो हम देखते हैं कि स्टेडी करंट की वजह से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इस हमारे एक्सपेरिमेंट में एक कांस्टेंट करंट ने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। इसका कॉन्वर्स अब क्या है? साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब है कि एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कांस्टेंट करंट को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो एक हमारे पास एक कॉइल था जिसके साथ बैटरी बैक टू बैक बैटरीज को अटैच किया हुआ, और एक हमारे पास स्विच है जो कि इसको ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। उसके साथ ही हमने एक और कॉइल लगाया हुआ है जिसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच है, जो कि ये इंडिकेट करेगा जो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है उसकी वजह से क्या सेकेंडरी में करंट फ्लो करता है या नहीं करता है। तो जैसे ही स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, उसके बाद जब करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है, जाहिर सी बात है कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू पे जाने के बाद जैसे करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है, उसके बाद इस करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। अब इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम देखते हैं कि सेकेंडरी में भी करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल जो कि गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मींस कि जैसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सेकेंडरी में किसी किस्म का कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा या करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन ये दो लम्हे ऐसे थे जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाता था और जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता था, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था। इट मींस कि जब करंट कांस्टेंट होता है, गैल्वानोमीटर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। नो डिफ्लेक्शन व्हेन करंट अप्रोचेस टू द कांस्टेंट वैल्यू। हाउएवर व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग इन द केस ऑफ ऑन स्टेट, ज़ीरो से जब अपनी कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो से आई तक इसमें इंक्रीज आता है तब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, या फिर जब इसको ऑफ किया जाता है अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो पे जाता है तब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब हम यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, स्विच ऑन होने में और स्विच ऑफ होने में कौन सी ऐसी ख़ास बात थी जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की? तो उससे एक चीज़ ये जाहिर होती है कि करंट जब अपनी ज़ीरो वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू तक अप्रोच करेगा, राइज करेगा, इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी राइज करेगा। इसका मतलब है कि ऑन होने तक और कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करने से पहले पहले मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में चेंज होता है, उसी तरह सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो गुजर होती हैं वो चेंज होती हैं और गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, गैल्वानोमीटर शो करेगा कि सेकेंडरी कॉइल में से करंट गुजर रहा है।
लेकिन जैसे अपनी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगा गलवानोमीटर फिर जीरो पे चला जाएगा और कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से ही बात जाहिर होती है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और जब इसको स्विच ऑफ किया जाता है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू की तरफ जाता है, और मैक्सिमम से ज़ीरो वैल्यू पे जाने का मतलब ये है कि अब इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू तक जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि सेकेंडरी कॉइल में से गुजर रही हैं वो चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से उस लम्हे सेकेंडरी कॉइल शो करता है कि अभी भी डिफ्लेक्शन आई है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में से करंट गुजर रहा है। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट तो इंड्यूस होता है, लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कांस्टेंट करंट नहीं प्रोड्यूस होता, बल्कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। ये वो डिस्कवरी थी जो कि इंग्लैंड में माइकल फेराडे ने और यूएसए में उसी टाइम जोसेफ हेनरी ने इस पे काम किया और सेम कंक्लूजन पे पहुंचे कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द सेकेंडरी दैट कॉजेज टू इंड्यूस द ईएमएफ। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि सेकेंडरी कॉइल में किसी किस्म का कोई बैटरी नहीं लगी हुई, लेकिन बैटरी ना होने के बावजूद भी सेकेंडरी कॉइल में से करंट फ्लो करता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम यहाँ पे इसको एक और केस में देखते हैं, एक और एग्जांपल है इसकी। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मीन्स कि हमने एक्सटर्नल इसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एंड दिस इज़ आवर कंडक्टिंग वायर, दिस इज दी कंडक्टिंग वायर। इसकी स्टेट क्या है? ये स्टेशनरी है, इट मीन्स कि इसमें मूवमेंट नहीं है, v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि अगर ये वायर इसकी जो वेलोसिटी जीरो, इट मीन्स कि ये स्टेशनरी स्टेट में है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो भी कांस्टेंट हैं। इट मीन्स कि इसमें से इसका एरिया भी कांस्टेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है दिस इज़ कांस्टेंट। इफ़ दिस इज़ कांस्टेंट तो गैल्वेनोमीटर आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है और ये बताता है कि इसमें करंट ज़ीरो है, इसमें से किसी किस्म का कोई करंट नहीं गुजर रहा। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम ज़रा दो तरीक़ों से करेंगे। अब यही वाली हमारे पास एग्जांपल है, यही केस एक्सपेरिमेंट हम यही वाला करेंगे। जैसे ही हम इस कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड की अंदर धकेलेंगे, दैट इज़ इसको पुल इन करेंगे, जैसे इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो करता है और बताता है कि इस वायर में से अब करंट गुजर रहा है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पहले हम इसको पुल इन करें, तब इसे पुश आउट करें, इसको यहाँ से बाहर धकेलें, तो फिर भी हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है और बताता है कि इसमें से करंट गुजर रहा है। इन दोनों केसेस में पुल इन में या पुश आउट में क्या ख़ास बात थी? उसमें सिर्फ यही ख़ास बात थी कि इस तरीके से हमने जब इसको मूव करवाया तो हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होते ही गैल्वेनोमीटर ये चीज़ बताता है कि अब इसमें से करंट गुजर रहा। मज़ीद इसमें ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को अगर किसी किस्म की कोई शक्ल देना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स दिस इज़ इक्वल टू बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ज़रा इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो change in magnetic flux that induces the EMF into a circuit, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से किसी भी कंडक्टिंग वायर में या सर्किट में EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अब फर्दर कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं फाई ऑफ बी दिस इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड पे, एरिया के मैग्नीट्यूड पे और ओरिएंटेशन पे, उसकी डायरेक्शन पे।
अगर इन तीनों में से किसी एक फैक्टर को भी चेंज कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि मोटिवेट करती है चार्जेस को मूव करने के लिए और सर्किट में करंट गुजरता है। ये काम बैटरी का है, लेकिन इस केस में ये काम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि बारी बारी इनको हम देखते हैं कि इन तीनों पैरामीटर्स को जैसे चेंज किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से फ्लक्स के चेंज होने से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है, किसी किस्म की बैटरी को अटैच नहीं किया हुआ है। पहले केस में हमारे पास है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ ए बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब पहले स्टेट में कॉइल और बार मैग्नेट दोनों स्टेशनरी हैं। गैल्वानोमीटर आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके अंदर इस कॉइल के अंदर धकेलते हैं तो गैल्वानोमीटर शो करता है कि कोई ना कोई करंट इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ ये जाहिर करती है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर धकेलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस कॉइल में से गुजर रही हैं वो चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस पूरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि मोटिवेट करेगी चार्जेस को फ्लो करने के लिए, और करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डिफ्लेक्शन हम गैल्वानोमीटर से यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे केस में हम देखते हैं कि क्या एरिया के चेंज होने से भी यही फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। इसमें अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है अपने इस कॉइल को, ये इनटू द पेज है और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल को हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर को, और ये कॉइल स्ट्रेचेबल है, इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और कंप्रेस भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसका एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच कर मीन्स कि इसको खींच के इसको बड़ा करें, जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसकी वजह से इसका एरिया चेंज होगा, और एरिया के चेंज होने से गैल्वानोमीटर ये शो करता है कि अब इस सर्किट में अब करंट फ्लो कर रहा है। जब तक ये अपनी स्टेशनरी हालत में था गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इट मीन्स कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट थी, एरिया कांस्टेंट था, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कांस्टेंट था। लेकिन इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि जैसे हम इसका एरिया चेंज करते हैं तो इसके एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस होती है जो कि मोटिवेट करती है चार्जेस को सर्किट में या कंडक्टिंग वायर में से फ्लो करने के लिए, और करंट की डिटेक्शन हमें शो होती है थ्रू दिस गैल्वानोमीटर। ये अब इसमें हमने एरिया का पैरामीटर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या एंगल के या ओरिएंटेशन के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो ये एग्जांपल थोड़ी लिहाज से डिफरेंस है कि चलें हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है ये कांस्टेंट है, इसका एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, वो इसकी ओरिएंटेशन, एंगल चेंज हो रहा है। हम इसको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करवाते हैं और उसके कांस्टेंट रोटेशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं इसमें मुसलसल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसी फोर्स जो कि मोटिवेट करती है चार्जेस को कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो करने के लिए, और करंट जैसे इसमें फ्लो करेगा गैल्वानोमीटर उसकी इंडिकेशन देगा थ्रू इट्स डिफ्लेक्शन। और ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। जितने भी टर्बाइंस हैं ये इसी हमारे जितने भी पावर प्लांट है या पावर स्टेशन हैं उसमें टर्बाइंस एक मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें एनर्जी यानी कि करंट ऑल्टरनेटिव करंट मिलता है। सो तीनों में से अगर कोई एक पैरामीटर चेंज हो जाए इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इसको एक और एग्जांपल से हम देखते हैं जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की एग्जांपल है। इसके बारे में हम क्वांटिटेटिवली इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसके साथ हमने बैक टू बैक बैटरीज अटैच की हुई हैं, स्विच है और एक रियोस्टेट है,
और दूसरा हमारे पास कॉयल है जिसको हम सेकेंडरी कॉयल कह रहे हैं। इसके साथ किसी किस्म की कोई बैटरी अटैच नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर कोई चीज़ अटैच है तो कंडक्टिंग वायर के साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच है। और हम देखेंगे इस कॉयल में बैटरी अटैच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से करंट फ्लो करेगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे केस में, जैसे हमने स्विच को क्लोज़ किया, स्विच को क्लोज़ करने से और रियोस्टेट को अगर हम मुसलसल चेंज करते जाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्राइमरी कॉइल में से जो करंट गुजरेगा रियोस्टेट की चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। और करंट की वैल्यू के चेंज होने से मीन्स अब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू के चेंज होने से इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी चेंज होती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल में से निकल रही हैं वो चेंज हो रही हैं तो सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजर रही हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो इसमें से प्राइमरी की वजह से गुजर रहा है ये चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो करता है, जिसकी इंडिकेशन हमें गैल्वानोमीटर से मिलती है। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखना चाहें तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से जब करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा, करंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये मटेरियल भी मैग्नेट नहीं रहेगा, ये आम मटेरियल्स की तरह ही बिहेव करेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके साथ हमने जिसमें से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को गुजार रहे हैं। मीन्स इसमें से एसी सोर्स के साथ हमने इसको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को अटैच किया हुआ है, और इसके दरमियान में से नॉर्थ और साउथ पोल में से एक कंडक्टिंग वायर है जिसके साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने पावर दी हुई है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि इसका जो पोलैरिटी है करंट की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट उसमें चेंज आ रहा है। अगर करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी चेंज आएगा। तो अगर हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट के इसको समझना शुरू करें तो इसका जो पॉजिटिव साइकिल है ज़ीरो से लेके जब तक कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है करंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आता है। अगर करंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज़ आ रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज़ आ रहा है तो गैल्वानोमीटर और जो वायर है इसको हमने स्टेशनरी स्टेट में रखा हुआ है, हम इसको अब चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ द स्टेशनरी। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह ये थी क्योंकि इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ज़ीरो से जब मैक्सिमम वैल्यू तक करंट की पहुंचते तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती हैं, उसमें भी इंक्रीज आता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि अब इसमें से गुजर रहा है इस वायर में से वो चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम पीक वैल्यू से ये जाता है फिर से अपनी ज़ीरो वैल्यू पे, यहाँ पे जो इसकी करंट की वैल्यू है ये डिक्रीज़ होती है, और करंट की वैल्यू के डिक्रीज़ होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस मैग्नेट में से गुजर रही हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। इनके डिक्रीज़ होने या इनके चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इस वायर में फिर चेंज होता है, और इसके चेंज होने की वजह से गैल्वानोमीटर शो करता है कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर करंट इसमें फ़्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जाके ज़ीरो वैल्यू पे ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू स्टॉप नहीं होती है, ये ज़ीरो से अपनी मिनिमम वैल्यू पे आती है। मीन्स के नेगेटिव वैल्यू अब इसकी स्टार्ट होती है अब, लेकिन ज़ीरो से नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज़ आता है। इसका मतलब है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन गया और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बन गया। लेकिन इस केस में भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस वायर में करंट फ्लो करता है। अब माइनस जब ये अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच करता है वहाँ पे जाके फिर इसमें फिर से अपनी करंट की वैल्यू में डिक्रीज़ आता है, ये फिर से अपनी ज़ीरो या मीन वैल्यू की तरफ जाता है, और इस दौरान भी इसी करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा तो उसके चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लाइंस चेंज होने की वजह से इस वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो हम यहाँ से इस चीज़ का हम नतीजा निकाल सकते हैं
अगर किसी भी सोर्स से मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी कंडक्टिंग वायर में चेंज किया जाए तो उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब ये है कि इसमें ऐसी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि चार्जेस को मोटिवेट करती है फ्लो करने के लिए, और ये वो काम है जो कि बैटरीज करती हैं। लेकिन ये काम हम अपने इन तमाम एग्जांपल्स में चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करवा रहे हैं। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से उस सर्किट में या फिर उस वायर में करंट फ्लो करता है। इसको हम क्वांटिटेटिवली शक्ल देंगे इन दी टॉपिक ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड इन द फैराडेज लॉ। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक मोशनल ईएमएफ के और फैराडेज लॉ के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। So we will see you in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.